तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पोस्ट मौर्यन एरा। यानी कि मौर्यन साम्राज्य के डिक्लाइन होने के बाद कौन कौन से नए साम्राज्य उभर कर आए, कैसे कैसे उन्होंने राज किया, कैसे उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन संभाली और क्या क्या उनका आर्किटेक्चर वर्क रहा। ठीक है। मौर्यन काल के बाद हमारे दो तरह के सक्सेसर आ गए थे, जो कि थे, एक तो थे इंडिजिनस और एक थे फॉरेन। अब ये कैसे थे ये मैं बाद में समझाऊंगा। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और ये जितने भी नोट्स आपको ये इस टेलीग्राम चैनल हुड्डा स्टडी टिप्स के नाम से ही है, उस पर आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री के हमने पिछले 4 या 5 चैप्टर कर लिए हैं। वैदिक एज से स्टार्ट होकर वैदिक एज के बाद रिलीजियस मूवमेंट्स, फिर महाजनपद एरा, फिर मौर्यन एम्पायर। अब ये जो चैप्टर है ये पोस्ट मौर्यन एरा चल रहा है। तो बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, मौर्यन एम्पायर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एकदम से जैसे ही अशोका का रूल खत्म होता है, फिर उनके जो बेटे हैं कुणाल, कुणाल उसके बाद के जो एम्पेरर्स आते हैं, कुणाल और उनके बाद के एम्पायर, जब से मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो लास्ट एम्पेरर जो थे मौर्यन एम्पायर के, उनका वध कर दिया जाता है वॉर में चुनौती देकर। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। फिर वो अपने नए हम्म, फिर वो अपने खुद की डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, शुंग डायनेस्टी। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। अब देखिए, मौर्यन एम्पायर में मौर्यन एम्पायर में जो बुद्धिज्म रिलीजन था, वो बहुत ज्यादा, बहुत रैपिड पेस जिसे कहते हैं, उससे वो बढ़ने लगा। ठीक है। तो जो हमारे सनातनी भाई थे, उन्हें ऐसा लगा कि बुद्धिज्म तो तक तो ठीक है, अच्छी बात है, बुद्धिज्म फॉलो करना चाहिए, पर लोग वहां पर बन रहे थे एथिस्ट, यानी कि भगवान में ना मानने वाले। तो ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद जब, जैसे कि अशोका भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, उनके बाद जो उन्होंने भी दूसरा सेक्ट ज्वाइन कर लिया, तो ऐसे ऐसे जो सनातन धर्म था वो डिक्लाइन होने की कगार पर आ गया था। उसके बाद जो लास्ट किंग थे मौर्यन एम्पायर के, बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ के एक कमांडर जनरल थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई कि इतना ज्यादा किसी चीज में कन्वर्ट होना अच्छा नहीं है, बुद्धिज्म फॉलो करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान पर से आपका विश्वास ही उठ जाए। तो उसके बाद पुष्यमित्रा शुंगा ने डायरेक्ट एक वार्निंग दे दी। फिर इनका एक वॉर हुआ जिसमें कि पुष्यमित्र शुंग ने उनको, बृहद्रथ को मार दिया। फिर वहां से उनकी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट हुई जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। ठीक है। फिर शुंगास की कैपिटल शुरू शुरू में बनी विदिशा। जो पुष्यमित्रा शुंग थे, वो ब्राह्मणिज्म फॉलो करते थे, यानी एक ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है। अब कुछ टेक्स्ट, जो पुष्यमित्रा शुंग थे, उन यानी शुंग डायनेस्टी को एक प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म मानते हैं, यानी कि जो बुद्धिज्म के खिलाफ बोलते थे, पर इसका एविडेंस कहीं भी नहीं मिला है। ये बात पूरी तरह से झूठ है। अब ये झूठ क्यों है, हम ये आगे पढ़ेंगे। पुष्यमित्रा जो शुंग हैं, उनके बाद इन राज करते हैं उनके बेटे अग्निमित्र शुंग, जिन्होंने स्तूपा, जो सांची स्तूपा और बरहुत स्तूपा था, उनको रेनोवेट करवाया। ठीक है। और जो स्टोन गेटवे था, उसका जो स्कल्पचर था, उनको उसको और ज्यादा डेकोरेट किया। कहाँ पर? सांची स्तूपा का जो गेटवे था, उसका जो स्कल्पचर होता है, जो डिजाइन बना होता है, उसको और ज्यादा अच्छी तरह से किया, जो कि अशोका के द्वारा बनाया गया था। अब ऊपर तो ये कह रहे थे कि भाई सम अकाउंट्स पोर्ट्रेट हिम एज ए प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट, लेकिन भाई यहाँ तो जो शुंग डायनेस्टी है वो तो बल्कि बुद्धिज्म को खुद ही पैट्रनाइज कर रही है। तो इसीलिए कहते हैं, जो हर एक सोर्स को 100% श्योर मानकर नहीं चलना चाहिए। तो बैक टू द टॉपिक। जो अग्निमित्र शुंग थे, उन्होंने अश्वमेधा, राजसूय और वाजपेयी
यज्ञ करवाए, जहां पर जो हमारे पंडित जी थे वो थे पतंजलि। ठीक है। अब ये जो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे ये दो थे, ये याद रखना है, मैंने मेंशन नहीं किया। दो अश्वमेध यज्ञ थे। ठीक है। इनका जो रेन था, यानी इनका राज चला था 149 से लेके 141 बीसी तक, यानी 8 या 9 साल तक ही इनका राज चला था। और उस टाइम पर एक हमारे महान कवि थे कालिदास। उन्होंने एक ड्रामा लिखा था, यानी एक नाटक लिखा था, जिसका नाम था मलाविक अग्निमित्र। क्या नाम था? मलावी अग्निमित्र। जिसके अंदर अग्निमित्र जो थे वो उस ड्रामा के हीरो थे। कौन थे? अग्निमित्र। ये याद रखना। और इसी मलाविक अग्निमित्र नाटक में पुष्यमित्रा शुंगा वर्सेस वज्रवा किंगडम भी बताया गया है, कि कैसे कैसे पुष्यमित्रा शुंगा ने वज्रवा किंगडम को जीत लिया था। तो ये याद रखना, कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है मलाविक अग्निमित्र में। ठीक है। तो अग्निमित्र जो थे, उन वो सक्सीड जो करे गए थे वो थे सुजेष्ट और वासुमित्रा। ठीक है। फिर जो शुंग पीरियड था, उसके अंदर हमने देखा कि भाई जो पूरी कंट्री बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रही थी, फिर एकदम से इनके आने से हमारा जो सनातन धर्म था और जो हमारे रिचुअल्स थे, यानी ब्राह्मणिज्म जो था, वो दोबारा से ग्रो करने लगा। और जो भागवत रिलीजन है हमारा, भागवतिज्म, वो भी अच्छी तरह से ग्रो करने लग गया। एक शुंग रूलर थे भागाभद्र। ठीक है। जिन्होंने हेलिडोरियस पिलर बनाया था विदिशा में, जो कि मध्य प्रदेश। अब ये विदिशा क्या थी? शुंगास की कैपिटल थी, ये याद रखना। ठीक है। और ये जो इन्होंने पिलर बनाया था, ये किससे डेडिकेटेड था? वासुदेव में। और संस्कृत की इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा है। टाइम था 100 BC का। और जब शुंगा पीरियड चल रहा था, तो बाक्ट्रियन किंग, अब बाक्ट्रियन अटैक, यानी बाक्ट्रियंस थे कौन, वो हमें आगे पता चलेगा। इनको हम इंडो ग्रीक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद शुंगा का पीरियड चलता है, हमारा जो ब्राह्मणिज्म है वो दोबारा से, यानी सनातन धर्म की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। फिर एकदम से क्या होता है कि जो लास्ट शुंग राजा थे, देवभूति, उनके एक मिनिस्टर वासुदेव, उनका मर्डर कर देते हैं। और फिर अपनी ही एक नई डायनेस्टी बनाते हैं, नया साम्राज्य खड़ा करते हैं, जिसका नाम था कन्वा डायनेस्टी। 75 BC में, यानी 75 ईसा पूर्व में। जो पुराण है हमारे, वो कन्वा डायनेस्टी को शुंगा इतिहास भी कहते हैं, जिसका मतलब शुंग के सर्वेंट, शुंगों के नौकर। ठीक है। अब ये जो कन्वा डायनेस्टी है, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है ऋषि कन्वा के। तो ये नाम याद रखना है कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, तो इनका ओरिजिन है ऋषि कन्वा से। ठीक है। अब ये ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ये जो था, ये एम्पायर फैला था, और इनकी भी कैपिटल थी विदिशा। तो लास्ट रूलर जो है कन्वा डायनेस्टी के, वो थे सुशर्मन, जो कि सतवाहन रूलर्स के द्वारा मारे जाते हैं। अब आती है हमारी सतवाहन डायनेस्टी। अब जब ये जितने भी हैं, ये शुंग डायनेस्टी, ये भी ब्राह्मण थे। कनवास, ये भी ब्राह्मण थे। और जो सतवाहन डायनेस्टी है, ये भी ब्राह्मण थे। अब सतवाहना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब मौर्य मौर्यास के बाद हमने सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया तो पढ़ लिया, लेकिन अब डेक्कन रीजन जो है, उसके अंदर सतवाहना डायनेस्टी का राज आ जाता है। और इन्होंने पूरे 300 सालों तक राज किया है हमारे पुराण के अकॉर्डिंग। सतवाहनास को हम आंध्राज और आंध्र भृत्यास भी कहते हैं। ये दोनों नाम याद रखना। ये जो आंध्र है, ये वाला तो ऑप्शन में दिया था, एसएससी के पेपर में पूछा गया है। और इनको जो हमारे ऋषि विश्वामित्र थे, उनका डायरेक्ट डिसेंडेंट माना गया है अत्रेय ब्राह्मण के अकॉर्डिंग। अब याद करके देखो, ऋषि विश्वामित्र कौन थे? हमने वैदिक एज में पढ़ा था। ऋषि विश्वामित्र थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र दिया। क्या दिया? गायत्री मंत्र दिया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने ऐड नहीं की, आप ऐड कर लो। सबसे पहली बात, ये जो थे, इन्होंने टैक्स फ्री लैंड देने का वादा किया था ब्राह्मण्स को, यानी जो ब्राह्मण थे उनको टैक्स फ्री लैंड मिलेगी। ठीक है। अब जैसे जैसे इनका राज चलता गया, फॉरेस्ट क्लियर होते गए। ठीक है। और वहां पर गांव बनने लगे।
और इन्होंने बेटर कम्युनिकेशन के लिए नॉर्थ डेक्कन एरिया में यानी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के जो रीजन थे उसके अंदर उन्होंने बेटर कम्युनिकेशन के लिए रोड्स भी बनाए। ठीक है। अब ये सतवाना किंग्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा है सतवाना किंग्स, पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये जो डायनेस्टी थी ये फाउंड करी थी सिमुक ने। इन्होंने ये डायनेस्टी फाउंड की थी। फाउंडर इस डायनेस्टी का मतलब सिमुक थे। ठीक है। तो अब आते हैं सतकर्णी वन, जिन्होंने 106 से 130 बीसी तक राज किया। सतकर्णी वन को बोला जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिण पाट। अब दक्षिण पाट क्या है? अब देखो, हमारा इंडिया उस समय पे तीन भागों से जाना जाता था, मतलब इसके तीन डिविडेंड्स थे जिनके अलग अलग हमने नाम रख दिए थे। ठीक है। अब देखो, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये जो नॉर्थ इंडिया हुआ इसका नाम हमने रखा था आर्यवर्त, यानी आर्यंस की भूमि। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, सप्त सिंधु रीजन में। अब ये जो मध्य प्रदेश के ये वाला है, इसको हमने नाम दिया था मध्य देश, यानी हमारी जो पूरी कंट्री है उसके बीच का यानी मिडल का हिस्सा। ठीक है। अब ये नीचे जो था इसको हमने नाम दिया था दक्षिण पाट, यानी दक्षिण मतलब साउथ, तो नाम से ही पता चल रहा है। तो कहाँ थे हम? उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न मालवा, नर्मदा वैली और विदर्भा यानी कि बेरार, इनको भी जीत लिया था। इनके जाने के बाद जो साकास थे उन्होंने अटैक कर दिया इनके ऊपर, और ये जो नासिक थे यानी नासिक की तरफ जो ये रहते थे उनको पुश करके, अब देखो जैसे कि ये मुंबई है, यहाँ नासिक है, तो इनको पुश करके आंध्र की तरफ इनको धकेल दिया गया था। किसको? सतवानास को। ठीक है। उसके बाद आते हैं हाला। मत्स्य पुराण बताती है कि ये 17th रूलर थे सतवाना डायनेस्टी के, और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट वर्क कंपाइल किया था जिसका नाम था गाहा सत्यसाई, जो कि एक प्राकृत एंथोलॉजी है। ठीक है। और इन्हीं हाला के जो कमांडर थे एक, जिसका नाम था विजयनंद, उन्होंने एक सक्सेसफुल कैंपेन चलाया था सेलोन में। सेलोन मतलब श्रीलंका। फिर इनके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है ये ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं और 23rd रूलर हैं सतवाना डायनेस्टी के। ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं। इनकी लीडरशिप के अंडर में जो सतवानास थे उन्होंने साकास के ऊपर अटैक कर दिया था, और वेस्टर्न महाराष्ट्र जो था, शुरू में जो हमने पढ़ा था वेस्टर्न महाराष्ट्र की, नासिक से साकाज ने इनको आंध्र की तरफ शिफ्ट कर दिया था। तो अब जो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी थे इन्हीं के रूल के अंडर में साकास को दोबारा हरा के इन्होंने वेस्टर्न महाराष्ट्र यानी नासिक वाले एरिया को दोबारा से कॉन्कर किया। ठीक है। अब इनका किंगडम जो था वो साउथ से कृष्णा और मालवा तक फैला था, और नॉर्थ में सौराष्ट्र तक। ठीक है। इनकी नासिक इंस्क्रिप्शन जो है, इनकी जो मदर थी वो थी गौतमी बालाश्री। अब उनकी नासिक इंस्क्रिप्शन बताती है कि उन्हें साकास का डिस्ट्रॉयर, पल्लवास का डिस्ट्रॉयर और यमनाज यानी ग्रीक्स जो इन्वेड कर रहे थे उनका डिस्ट्रॉयर बता गया है। इन्होंने 200 निवर्तन जो लैंड थी वो एस्केटिक्स यानी कि साधुओं को डोनेट कर दी थी। तो ओवरऑल अगर हमें देखा इनको देखा जाए तो ये बहुत ही दयालु थे। उसके बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलुमई। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सतवाना की पावर और बढ़ा दी कृष्णा और बेलारी तक। ठीक है। इन्होंने साका रूलर रुद्रदामन टू, इनको 2 बार हराया। ठीक है। और फिर जो रुद्रदामन वन, सॉरी, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इनसे करा दिया। तो ऐसा हमें पता चलता है कन्हेरी इंस्क्रिप्शन से। फिर उसके बाद साकास और सतवानास के बीच का जो रिलेशन था वो थोड़ा ठीक होने लगा। इनके रेन के दौरान जो ओल्ड अमरावती स्तूपा था उसको रिपेयर किया गया। फिर आता है यज्ञश्री सतकर्णी। इन्होंने मालवा और कोंकान को रिकवर किया साका रूलर से। फिर
साकाज का जो किंगडम था वो वीक होने लगा, तो उन्होंने कठियावर को भी नॉर्थ में जो है उनको कॉन्कर कर लिया, और कृष्णा डेल्टा इन साउथ। अब इनके अंदर क्या था, ये जो सतवानास थे इन्होंने लेड के कॉइन्स जो थे, लेड के कॉइन्स इशू किए थे, और करीम नगर से इन्होंने आयरन ओर्स बहुत ज्यादा मात्रा में निकाली थी, और जो गोल्ड निकाला था वो निकाला था कोलार फील्ड से। तो याद रखना ये बात, आयरन ओर्स करीम नगर से और गोल्ड कोलार फील्ड से। ठीक है, जैसा कि बताया लेड के कॉइन्स इशू किए जाते थे मोस्टली, जो कि मेन सोर्स ऑफ इनकम थे सतवाना डायनेस्टी में। ठीक है, साथ ही साथ कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स भी इशू किए जाते थे। और इन्होंने घर बनाने में यूज की थी फायर बेक्ड ब्रिक्स और रूफ टाइल्स, मतलब इनको उस टाइम पर भी ब्रिक्स वगैरह का आइडिया था। अब आती है इक्ष्वाकु डायनेस्टी। अब ये जो डायनेस्टी है, हमें इस डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हमें इस डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें ज्यादा सोर्सेज नहीं मिले हैं। जो सोर्सेज मिले हैं उनसे हमें पता लगता है कि ये जो सतवाना जो डेक्कन पर राज कर रहे थे, ये उनके सक्सेसर थे। ईस्टर्न कृष्णगंट रीजन में इन्होंने राज किया था, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी विजयपुरी। ठीक है, जो कि प्रेजेंट नागार्जुन कोंडा की नामक जगह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सब चला था थर्ड और फोर्थ सेंचुरी एडी में, यानी कि 200 से 300 एडी। जैसा कि बताया, इतनी ज्यादा हिस्टोरिकल डिटेल्स इनके बारे में हमारे पास नहीं है, लेकिन मत्स्य पुराण जो है वो इनको श्रीपरवित्य आंध्रास के नाम से जानती है। ये शैवाइट्स थे, मतलब हमारे शिव जी की बहुत पूजा करते थे, उनको बहुत मानते थे, और जो हमारे वैदिक रिचुअल्स थे यज्ञ वगैरह उनको भी ये परफॉर्म करते थे। अब ये जो हमने पढ़े, ये सारे के सारे जो थे, ये थे हमारे इंडिजियस या फिर नेटिव सक्सेसर, यानी जो हमारी कंट्री के अंदर ही अंदर जो हमारे डिफरेंट किंगडम्स थे, उन्होंने मौर्यस को कैसे सक्सेस किया, मतलब उनके सक्सेसर वो कैसे बने। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे कंट्री के अंदर की। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन सक्सेसर। अब फॉरेन सक्सेसर में क्या था कि जो कई आते थे काजाकिस्तान से, ईरान से, चाइना से। अब बाहर से भी राजा आने लगे जब मौर्य साम्राज्य की का डिक्लाइन हुआ। अब वो कौन कौन से साम्राज्य थे, अब उनके बारे में जानते हैं। फॉरेन किंगडम्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, जो कि मैंने बताया बक्ट्रियंस। ये जो थे, ये अलेक्जेंडर के जो जनरल थे, यानी हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा, उनके जो ग्रीक जनरल थे अलेक्जेंडर के, जो कि यहाँ पर ईरान में रूल कर रहे थे, वो इंडिया की तरफ आने लगे, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आने लगे। फिर उन्होंने का पंजाब और काबुल वैली के पार्ट्स कॉन्कर कर लिए। अब देखो, काबुल वैली है हमारी यहाँ पर, ये ईरान में थे, तो यानी ये वाली वैली जो है ये काबुल वैली है। फिर इन्होंने यहाँ से, और हमारा पंजाब पड़ता है कहीं यहाँ, तो ये दोनों पार्ट इन्होंने कॉन्कर कर ली इंडिया में आने के बाद। ठीक है, ये जो इंडो ग्रीक्स यानी बक्ट्रियन जो किंगडम था, बैक्ट्रियन बक्ट्रियन जो भी इसको कहते हैं, ये जो किंगडम था, ये स्टार्ट किया था डिमेट्रियस ने, जो कि यूथिडिमस का बेटा था। ठीक है, और इसने जो इंडिया को इन्वेड किया था वो किया था 180 बीसी में। ठीक, फिर उसके बाद इसने सदर्न अफगानिस्तान को भी कॉन्कर कर लिया था। सदर्न अफगानिस्तान यानी कि ये वाला पार्ट, इसको भी कॉन्कर कर लिया था। जो सबसे ज्यादा फेमस इंडो ग्रीक किंग है इंडिया का, वो है मिनेंदर वन सोटर, जिसको हम मिनद्र या फिर मिलिंद भी कहते हैं पली लैंग्वेज में। मिलिंद कहते हैं पली लैंग्वेज में। अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में 3-4 बार पूछा गया है कि मिनेंदर वन सोटर का दूसरा नाम क्या था। तो ऑप्शन में आपको नाम दे देगा मिलिंद। अब इन तीनों में से कोई एक नाम देगा, मोस्ट प्रोबेबली तो यही देते हैं, क्योंकि कई बुक्स में बाकी तो मेंशन है ही नहीं। अब आगे देखते हैं। इनिशियली ये बैक्ट्रिया का जो बैक्ट्रिया का किंग था,
ठीक है, जिसने काबुल वैली तक अपना वेस्ट तक अपना किंगडम बढ़ाया था, फिर रावी रिवर की तरफ हमारी तरफ आ गया। और इसने जो था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को भी पैट्रनाइज किया था। तो याद रखना, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसने पैट्रनाइज किया था? वो किया था मिनेंदर वन ने, यानी मिलिंद ने। अब ये दोनों नाम दे देगा, मतलब दोनों में से एक नाम दे देगा, मिनेंदर वन और मिलिंद। अब इन दोनों नामों को याद रख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है। फिर इंडो ग्रीक किंग्स जो थे उन्होंने कोइंस मिंट करने स्टार्ट कर दिए थे। फिर जो मिनेंदर था ये बुद्धिस्ट बन गया, और बुद्धिस्ट बनने के साथ साथ ये लॉर्ड विष्णु की भी पूजा करते थे। सबसे पहले इंडिया में आके गोल्ड कॉइन्स इसी ने इशू किए थे। जो लास्ट था वो था हर्मेस। ठीक है। और इन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी, यानी इसके बाद जो किंगडम आया साकाज ने, अब यहाँ तक तो हमारे गोल्ड कॉइन इशू हुए। फिर उसके बाद सिल्वर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस करने चालू कर दिए थे साकाज ने। अब साकाज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, अब हमने पढ़ा कि कैसे कैसे फॉरेन इन्वेडर सब जो इंडो ग्रीक्स थे वो हमारे अंदर देश के अंदर आए। वो कहाँ से आए थे? वो आए थे हमारे ईरान की साइड से, ऐसे। ये काबुल वैली है, ये पूरी, इसको क्रॉस करके हमारे इंडिया में आके पंजाब को इन्होंने कॉन्कर कर लिया। अब एक डायनेस्टी आती है साकास, जिनको हम कहते हैं इंडो साइथियंस। सेकेंड सेंचुरी बीसी की बात है। जो सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब्स थी, ठीक है, और जो चाइनीज रीजन की जो ट्राइब थी, अब इन दोनों ट्राइब्स ने काजाकिस्तान पर इन्वेड कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात है, ये देखना, ये चाइना है, ये सेंट्रल एशिया, ये मान लो। अब इन्होंने काजाकिस्तान को इन्वेड कर दिया। अब यहां पर रहते थे साकाज, अब यहां से भी इन्वेड करने लगे, यहां से भी इन्वेड करने लगे। तो ये शाकाज इंडिया की तरफ आ गए। ऐसे हमारे ये जो शाकाज थे, इंडो साइथियंस किंग, ये ऐसे इंडिया में आए थे, इन्वेड किया था। ठीक है। अब वहां के सक्सेसर जो यहाँ रहते थे, जिनको इंडिया में आना पड़ा, उनको हमने नाम दे दिया इंडो स्काइथियंस। फिर सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए थे, हिंदू कुश रेंज को क्रॉस करके। सबसे पहले इन्होंने रूल किया था सिंध और सौराष्ट्र। अब सौराष्ट्र रीजन देखो, मैं बताता हूँ कौन सा है। ये जो रीजन है ये है सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र और सिंध का रीजन है ये वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आए थे। ठीक। सबसे फेमस जो किंग है, शाका रूलर, वो है रुद्रदामन वन। ठीक है। जिसने कि सतवाना जो किंगडम था वो इतना बड़ा किंगडम बन गया था, उसकी एक्सपेंशन को रेजिस्ट कर दिया था। मतलब उनको अच्छी टक्कर दे रहा था नर्मदा के नॉर्थ में। साथ ही साथ ये जो था, इसने एक सुदर्शन लेक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बनी थी वो भी रिपेयर करवाई थी। ये याद रखना है, लिख लेना, वो भी रिपेयर करवाई थी। फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में लिखी गई थी सबसे पहले, वो इसके ऊपर लिखी गई जो थी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये याद रखना। तो किसके ऊपर थी? ये थी रुद्रदामन वन के ऊपर। उसके बाद जो कि आते हैं वो आते हैं पार्थियंस। अब पार्थियंस कह लो या पल्लवास कह लो। ठीक है। अब साका रूल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होने लगा, साथ साथ इनके बाद आने लगे पार्थियंस। ये ओरिजिनली थे ईरान से, यानी यहाँ से। अब ये यहाँ से आने लगे। अब यहाँ से ही एक और थे, कौन थे भाई? एक और हमने अभी किंगडम पढ़ा है, वो थे इंडो ग्रीक्स। वो आने लगे इंडिया की तरफ, और ये भी फिर ईरान से इंडिया की तरफ आने लगे। फिर देखो, इनका जो सबसे फेमस रूलर है वो है गोंडा फर्नस। ठीक है। गोंडो फर्नस जो भी इसका नाम है। तो इन्हीं के टाइम पर सेंट थॉमस इंडिया आए थे, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बिल्ड की थी, जिसका नाम है आज के टाइम पर तख्ताई बही। अब आप सोचोगे कि अरेबिक में नाम क्यों है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है? तो क्योंकि ये आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान के, ये क्या नाम है इसका, मर्दान नामक जगह पर है। उसके बाद आते हैं हमारे कुषाण। अब कुषाण जो है
ये ओरिजिनली चाइनीज तुर्कमेनिस्तान के थे, जो कि सबसे पहले तो अफगानिस्तान गए फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ठीक है, देखो, चाइना के यानी इस रीजन के थे, सबसे पहले माइग्रेट किए अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से आ गए ये इंडिया में। ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया में आए ये। यूजी क्लैन जो होते हैं उनकी, ये टोटल 5 ब्रांचें यूजी क्लैंस की, यानी यूजी ट्राइब्स की। उनमें से एक है ये कुशान्स। इन्होंने इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस, इन तीनों को डिस्प्लेस कर दिया। अब हमने क्या पढ़ा था भाई? इंडो ग्रीक्स आए, वो कौन थे? अलेक्जेंडर के जनरल थे, जो कि ईरान में राज करते थे। वो इंडिया में यहाँ पे आए, यहाँ रूल कर दिया। फिर उसके बाद ये जो शाकास थे हमारे, वो काजाकिस्तान से यहाँ आए, यहाँ पे रूल कर दिया। ठीक है, फिर पार्थियंस आए, वो भी ईरान से आए यहाँ पर। फिर एकदम से क्या हुआ? पार्थियंस आए, सॉरी पार्थियंस कह रहा हूँ, कुशानाज आए। चाइनीज तुर्कस्तान में जो थे, इनका ओरिजिन था यहाँ से। फिर ये अफगानिस्तान मूव किए, और ये जो तीनों किंगडम थे, इंडोगरी, शाकाज और पार्थियंस, इन तीनों को डिस्प्लेस कर दिया इस अकेले किंगडम ने। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अपना किंगडम लगाया था तक्षशिला और पेशावर। अब पेशावर कहाँ है सबको पता है, यहाँ पर कश्मीर वगैरह के, और पाकिस्तान के रीजन में भी जो है वहां पर पेशावर है, तो मतलब वहां पर इन्होंने अपना राज किया। फिर उसके बाद इन्होंने पूरे पंजाब प्लेन पर और वेस्टर्न गंगा प्लेन पर अपना राज करना शुरू कर दिया। अब इनके कुछ मेन जो किंग्स हैं उनके बारे में जानते हैं। यह है कुजाला कैडिफाइसिस, ये हर्मियस। हर्मियस कौन था? याद करो, हर्मियस कौन था? लास्ट सा का रूलर, सॉरी लास्ट इंडो ग्रीक रूलर, तो उसका सक्सेसर है। ठीक है, जो कि काबुल वैली में राज कर रहा था। इसने कॉपर कॉइन्स मिंट किए थे। रोमन इन्फ्लुएंस कुशाना किंग्स के जो कॉइन्स है उसके अंदर सबसे ज्यादा देखा गया है। फिर आता है फीमा कैडिफाइसिस। ये कुजाला कैडिफाइसिस का संता यानी बेटा था, और जो शिव जी थे उनका बहुत बड़ा भक्त था। इसने अपना एम्पायर एक्सपेंड कर दिया था तक्षशिला और पंजाब को क्या करके, एनेक्स करके, यानी जीत के। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर आता है वो आता है कनिष्का। अब कनिष्का जो है, ये जो थे सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं कुशानास के। ठीक है, इन्होंने जो टाइटल लिया था, एक तो था इनका टाइटल क्या कहते हैं, कैसर, और एक था देवपुत्र। ये दो टाइटल इन्होंने इन्होंने लिए थे, याद रखना। इन्होंने ये पार्ट्स हैं, ये कंट्रोल किए थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी कश्मीर में 78 एडी में। अब 78 एडी एक ऐसी इंपॉर्टेंट डेट है, देखो, कनिष्का थे ना, इन्हीं ने 78 एडी में शाका एरा स्टार्ट किया था। ये बस याद रखो कि कनिष्का ने, जो कि एक कुषाण रूलर था, उसने 78 एडी में साका रूलर, वो साका एरा स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके बाद एक और आता है जिसका नाम, एक और वो आते हैं राजा जिसका नाम है हुविस्का। ठीक है, हुविस्का, जिन्होंने कश्मीर में एक जगह बनाई जिसका नाम है हुस्कापुर, जो कि प्रेजेंट टाइम कश्मीर में है। उसके बाद जो लास्ट आते हैं वो आते हैं वासुदेव। अब इनका बस ये ध्यान रख लो कि ये जो वासुदेव थे, इन्होंने एक टाइटल लिया था, शनो शनो वासुदेव कुशान। बस ये याद रख लो, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। टाइटल इन्होंने रखा था शनो शनो वासुदेव कुशान। ठीक है, जो लास्ट थे वासुदेव, उन्होंने ये टाइटल रखा था। ये बस याद रख लेना, ये मतलब लिख लेना, मैं लिख नहीं पाया। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी कंटिन्यूअस वीडियो आती रहेंगी। जैसे कि हमने देख लिया, हमारे रिलीजियस मूवमेंट्स हो गया, उससे पहले वैदिक एज हो रखा है। फिर हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था, मगध हिस्ट्री वगैरह। फिर हमने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा। फिर मौर्यन एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ, उसके बाद आया पोस्ट मौर्यन एरा की, कैसे कैसे जो दूसरी डायनेस्टीज थी उनका राज आया।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।